ऐसे ये हाथ बहुत से फिसल लाडली गए? थी, बहुत लाडली थी मैं उनकी। हस्बैंड की? बहुत ज़्यादा, हाँ जी, बहुत ज़्यादा लाडली थी। अच्छा। जब बाद में मुझे तो नहीं पता, जब बाद में लोग ही बताते हैं या एक मैंने अच्छा, वीडियो देखी आप थी, लोगों को किसी को कुछ पता नहीं कुछ है? नहीं पता। वो दरख्त को कहते थे, दरख्त को लगी हुई थी। आपको कुछ पता नहीं कुछ भी है? नहीं पता। तो 2 की डेथ हो गई, मेरे ससुराल वालों को किसी ने बताया ही नहीं कि मेरी टाँग कट गई है। उन्होंने कहा कि 2 को चोट आई है और 2 की डेथ हो गई है। अच्छा। अब 2 देखिए, मेरी सास भी घर की बड़ी थी, मेरे हस्बैंड भी घर के बड़े थे। अब 2 की हस्बैंड की डेथ हो गई? डेथ हो गई ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट, और सास की भी? सास की भी। अब दाई मैं कहाँ जाऊँ? किधर जाऊँ? मैं 2 टाँगें होती धक्के खा लेती। अब एक टाँग के साथ मैं डेली-डेली वहाँ जाके 4-4 5-5 घंटे बैठना और फिर जिस मुतलका पर्सन ने आना, उसने मुझे कह देना जी सारी ज़िंदगी मैं आपके लिए दुआगोर होंगी। जब आंख खुली तो जिंदगी नहीं, दुनिया बदल चुकी थी। सब अंधेरा था। और जब पता चला इस बात का कि अब कुछ भी नहीं रहा, तो दोबारा से 11 दिन के लिए कोमे में चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज मेरे पॉडकास्ट की मेहमान जो है, वो कोई आम खातून नहीं है। वो खातून है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पे आ गई कि बात वो बाद में करती हैं, आंसू उनके पहले ही निकल आते हैं। और उनके साथ ज़िंदगी में ये हुआ कि इतनी उनकी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी, उनकी खुशियों को नज़र लगी किसकी, और किसने किया हसद। एक गाड़ी के अंदर जा रही थी, जब उनकी आंख खुली तो दुनिया बदल चुकी थी। आइए जानते हैं मैडम से इनकी ज़िंदगी की कहानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आयशा। आयशा जी, 8 साल पहले और आज की ज़िंदगी में क्या फ़र्क नज़र आता है? दुनिया ही बदल गई है, ज़िंदगी चेंज हो गई है टोटली। बिल्कुल ज़िंदगी चेंज हो गई है, लेकिन अल्लाह कब ताला शादी हुई थी और कितना अरसा गुजरा और फिर क्या हुआ? मैं पीछे पास्ट में जाना चाहूँगी। अच्छा, शादी मेरी पहली शादी जो थी वो 2011 में हुई थी हम्म। और 2015 में तकरीबन एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, 2011 में आपकी शादी हुई, जिनसे हुई वो भाई ए, आपको अरेंज मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज थी। अच्छा, कैसे जी। ये लव हुआ? बस वो हमें इकट्ठा पढ़ते थे और अच्छा। रहते भी मतलब कि एक ही गली में थे, अच्छा, तो इस वजह से आपके नेबर थे? नेबर थे। ठीक है। और उसमें फिर ये था कि पहले शुरू-शुरू में तो ये था कि थोड़ी बहुत हम एक-दूसरे से के साथ स्टडी डिस्कस हो जाती थी। ओके। फिर आहिस्ता-आहिस्ता 6-7 साल गुज़र गए, अच्छा। तो फैमिली में पहले तो कोई मानता नहीं था। बड़ी मैंने जंग की इस शादी के लिए। अच्छा। तकरीबन कुछ 6-7 साल लगाए। आउट ऑफ फैमिली में हमारा अलाउ नहीं था शादी करना। तो आप आउट उनके ऑफ साथ पढ़ती थी, एक ही गली में रहते थे, हाँ और जी। ले आपको अपने घर वालों को मनाने के लिए 7 साल लगे? हाँ जी, तकरीबन इतने। और 2004 से मतलब कि हमारा मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, वहाँ पे हमारा सलाम दुआ हुई और मुझे 2 ढाई साल तो नहीं पता चला कि हम एक ही गली में रहते हैं। अच्छा। तो उस वक़्त फ़ोन वग़ैरह भी नहीं थे। हम्म। ज़्यादातर पीटीसीएल पे कभी-कभार बात हो जाती थी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता टाइम गुज़रता गया। फिर हम एक अकेडमी में पढ़ते थे। हम्म। बहुत अच्छे थे मेरे हस्बैंड। ख़ैर फिर शादी हो गई और जंग आपकी जीत मैंने लिया आपने? जीत ली जंग। कैसे माने घर वाले? घर वाले, अम्मी थी, अब्बू की तो डेथ हुई थी। वो बचपन से ही तब अम्मी डरती थी कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि भाई एक ही है वो, मतलब कि पैदाइशी तौर पे डिसेबल है। अच्छा। हम 4 बहनें हैं। हम्म। मैं तीसरे नंबर पे थी। मेरे से छोटा भाई है, फिर बहन है। फिर छोटी बहन की शादी थी, फिर अम्मी कहती है कि इसकी शादी होने दो हम्म। ताकि ख़ानदान वाले नाराज़ ना हो जाएँ। अगर नाराज़ होते भी हैं तो चलो फिर आखिरी की शादी पहले हो जाए। फिर उसकी शादी के 2 महीने बाद फिर मेरी शादी हुई। ठीक है। तो आपने अपनी मोहब्बत को पा लिया। हाँ जी, पा लिया, लेकिन कोई भी नहीं एग्री हुआ था शादी पे ना, हम्म। अम्मी और बहनों के अलावा। ठीक है। मतलब वो ताया के घर मेरी हुई हुई थी एंगेजमेंट। वो फिर अम्मी वैसे वहाँ रिश्ता नहीं करती थी, कोई खानदानी क्लैश थे। फिर मैंने कहा कि या उधर करें तो या इधर करें। अच्छा। फिर अम्मी मान गई इधर के लिए, उधर हम्म। तो अम्मी मानती नहीं थी, तो ठीक किसी है। और के लिए मैं नहीं मानती थी। हम्म। फिर
तकरीबन कोई 4.5 साल हमारी शादी रही। अच्छा, और वो वो दिन तो कैसे गुजरे? बहुत अच्छे, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। आयशा जी, वो बड़े अच्छे दिन होंगे। हाँ जी, वो बहुत अच्छे दिन थे, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। मैं तो मतलब हर टाइम उनको डिस्कस ही करती रहती हूँ। मुझे उस वक़्त तो वो लाइफ़ इतनी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अब बहुत याद आती है। हम्म। बहुत लविंग थी, केयरिंग थे, मतलब सब लोग ही बहुत अच्छे थे। उनके और घर वाले? जी, मैं अपने इन-लॉज़ में ही रहती थी। अच्छा, आपकी सास? सब हाँ, सब अच्छे थे? सब अच्छे थे। ठीक है। जी, तो 4.5 साल आपकी जिंदगी के बड़े अच्छे गुजरे, आपको पता ही नहीं चला कि नहीं कैसे पता ये चला, हाथ से फिसल गए। बहुत लाडली थी मैं उनकी। हस्बैंड की? बहुत ज़्यादा, हाँ जी, बहुत ज़्यादा लाडली थी। अच्छा, फिर फिर पता नहीं क्या नज़र हुआ नज़र उस दिन? हम शादी पे जा रहे थे, तो हम्म। सबको नींद आ गई। और मेरे हस्बैंड किस ड्राइव में? कर हम गाड़ी डब्बे में थे। अच्छा। तो उसमें ये था कि मेरे हस्बैंड को नींद आ गई। अभी 2-4 मिनट पहले हमने सुबह की फजर की नमाज उन्होंने पढ़ी है अच्छा, पेट्रोल पंप पे। आयशा जी, फजर की नमाज आप लोगों ने पढ़ी, आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे बहावलपुर। ठीक है, लाहौर से? लाहौर से बहावलपुर जा रहे थे। ठीक है। तो वहाँ पे शादी पे? जी, छोटे देवर की शादी पे। देवर की शादी बहावलपुर थी, वहां जा रहे थे? हाँ जी, पीछे गाड़ी मेरे में कौन कौन था? मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी सास थी, मेरी देवरानी थी। हम्म। तो हमने वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी यूज़ किया, और साथ मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद आप उनके दोस्त। साथ ही बैठी हुई थी? हाँ जी, मैं उनके साथ आगे रात बैठी का हुई थी। सफर सारा किया? रात का किया, 12 बजे लाहौर से चले। अच्छा। रात को 12 बजे लाहौर से चले, 5:15 बजे चीचा वतनी पहुंचे। ठीक तो है। चीचा वतनी मतलब पेट्रोल पंप एक्सपीएस होगा मोड़ पे, वहां से 1 या 2 मिनट के बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया। यानी कि आप नमाज पढ़ के जब निकले हैं जी। तो 2 मिनट में ही नींद आ गई? हाँ, 2 मिनट में नींद आ गई। तो गाड़ी कहाँ जाके लगी? जब बाद में, मुझे तो नहीं पता, जब बाद में लोग ही बताते हैं, या एक मैंने अच्छा, वीडियो देखी आप थी। लोगों किसी को कुछ पता नहीं कुछ है? नहीं पता। वो दरख्त को कहते थे, दरख्त को लगी हुई थी। आपको कुछ पता नहीं कुछ भी है नहीं पता। कि हुआ क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं पता। आपको होश आई तो क्या था? मैं तो विक्टोरिया हॉस्पिटल मुझे वहां पे ले गए, मुझे और मेरी देवरानी को। तो जो दो की डेथ हो गई, मेरे ससुराल वालों को किसी ने बताया ही नहीं कि मेरी टांग कट गई है। उन्होंने कहा कि दो को चोट आई है और दो की डेथ हो गई है। अच्छा, अब दो देखिए, मेरी सास भी घर की बड़ी थी, मेरे हस्बैंड भी घर के बड़े थे। अब दो की हस्बैंड की डेथ हो गई डेथ हो गई ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट। और सास की भी? सास की भी। तो और आपको कानो कान खबर नहीं? कुछ खबर नहीं थी। अच्छा। अब मेरी अम्मी लोग बापी लोग जब पहुंचे, ये पहले उधर चले गए, उनको नहीं पता था ना मेरी टांग कट गई है। अब जरा इतनी बड़ी हादसा हो गया, वो दो की फौतगी हो गई, दोनों घर के बड़े। तो वो पहले उधर चले गए। वहां पे मतलब जब रात इन्होंने रात को पहुंचे, फिर सुबह जब मेरे पास हॉस्पिटल पहुंचे, तो विक्टोरिया वालों ने हमें देखा ही नहीं। हम वैसे स्ट्रेचर पे पड़े हैं, कोई ऑपरेट नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर उन्होंने तब मुझे ऑपरेट ऑपरेट के लिए लेके गए। उन्होंने आपकी टांग इधर ही रह गई? साथ उन्होंने रख दी। अच्छा। जब ये लोग पहुंचे, इन्होंने देखी, तो ये परेशान हो गए। फिर इन्होंने जब उनको कहा कि आप लोगों ने देखा क्यों नहीं अभी तक, कोई था ही नहीं साथ। उसके बाद टांग एक्सपायर हो चुकी थी, और ऐसे ओहो। लगता था जैसे किसी ने खुद काटी हो। ओए फिर अम्मी होए। लोग मुझे लाहौर ले आए, शेख जायद हॉस्पिटल में। यहाँ पे मैं 3 मंथ रही। पहले तो मैं 3 दिन के बाद आपको पता चला 3 दिन बाद जब मैं कि लाहौर पहुंची, हस्बैंड भी नहीं तो है, सास भी नहीं हाँ है? जी, तो मैं बार बार पूछती थी कि मतलब हस्बैंड किधर हैं। तो वो पहले सब कहते थे कि ये दूसरे वार्ड में है, उसको चोट लगी है। फिर मेरी अम्मी, मैं बार बार पूछती थी, अम्मी से रहा नहीं गया। अम्मी ने बता दिया। तो मैं जब बताया? फिर मैं दोबारा कोमा में चली गई। फिर सारे अम्मी को डांटे कि आपने क्यों बताया है। अब अच्छा। मैं 10 दिन फिर कोमा में रही, अच्छा। आईसीयू में। फिर मतलब कि मुझे कोई पता नहीं दुनिया जहान का। फिर 10 दिन के बाद दोबारा होश आई। उसके बाद फिर वार्ड में शिफ्ट हुई। फिर तकरीबन 1 महीने बाद मेरा दोबारा जब ऑपरेट हुआ, तो ऑपरेट जो है, मेरी जो टांग है वो स्किन जो है वापस में मिलती नहीं थी। अगर और टाइम पे कोई देख लेता हाँ जी, तो फिर आपकी टांग बच उस सकती वक्त मुझे थी। लाहौर ले आते ना, तो हम्म। वो टांग मतलब मेरी लग सकती थी। ओए। लेकिन उस वक्त किसी को समझ ही नहीं ना आई। वहाँ पे अपना तो था कोई नहीं। देवरानी को भी काफ़ी चोटें आई, मेरी टांग कट गई, और सास और हस्बैंड की डेथ हो गई। वो किसी को उस वक्त समझ ही नहीं आई ना। ना मेके वालों को पता था मेरी टांग कट गई है, ना ही मेरे ससुराल वालों को पता था मेरी टांग कट आप गई है। बेहोश थी? मैं भी होश थी। और फिर अल्लाह ताला की यही मर्जी थी।
फिर तकरीबन 3 मंथ मैं रही शेख ज़ायद हॉस्पिटल में। वहाँ से ठीक नहीं हो सकी, फिर उन्होंने हमें निकाल दिया और वहाँ पे हड़ताल हो गई। फिर प्राइवेट वगैरह इलाज करवाती रही। फिर शुक्र है अल्लाह का कि तकरीबन 1 साल बाद मैंने उठ के चलना शुरू कर दिया, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब दोबारा से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की, और मेरे जो यूनिवर्सिटीज़ के बॉसेस हैं और मेरे कोलीग्स हैं, सब ने बहुत साथ दिया, अल्लाह का शुक्र है, अभी भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़िंदगी कब कहाँ ले जाए ये कोई पता नहीं होता। पता नहीं होता कभी सोचा भी नहीं था कैसे होगा, कभी नहीं सोचा था। कि आपने अपने जिस्म का एक हिस्सा खो दिया हाँ जी। और साथ अपना लाइफ पार्टनर जो था बिल्कुल। वो खो दिया, अपनी इतनी अच्छी सास खो दी। अच्छा आयशा जी, उसके बाद फिर ज़िंदगी कैसे लेके चली आप फिर? फिर मैं अपनी आप ही के पास रहती थी। अच्छा। दोबारा शादी करने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। तकरीबन 7-8 साल मैंने शादी नहीं की। काफ़ी रिश्ते आते थे, लोग समझाते भी थे, कहते भी थे, मैं उस तरफ आती नहीं थी। क्योंकि आपने मान लिया था कि हाँ अब। जी, मैंने अकेले ज़िंदगी गुजारनी है। फिर भांजे भांजियाँ थे, वो मेरे हाथों में पले थे, बड़े थे, उनके साथ मैं अपने आप को बिज़ी रखती थी। ऑफिस आ गई, फिर उनके साथ घर में जाके टाइम स्पेंड करना। फिर मेरे भांजे की शादी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं शादी कर लेती हूँ, क्योंकि आउट ऑफ फैमिली में उसने शादी करनी थी। मैंने कहा पता नहीं वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा। फिर जिस दिन मेरे भांजे की एंगेजमेंट थी, उसी दिन फिर मैंने निकाह किया। फिर मेरा एक क्लास फेलो था, उसने मुझे अक्सर रिश्ते बताता रहता था। फिर उसने मुझे एक बताया, तो इनके साथ कोई महीना 1.5 महीना बात हुई, फिर हमारा निकाह हो गया। बस ये मेरी किस्मत में थे। हाँ जोड़ियां तो अल्लाह ताला बनाता है ना। जी। फिर वहां से जिंदगी बदल गई फिर। अल्लाह दोबारा का से शुक्र है। हाँ जी। माशाल्लाह उन्होंने आपकी केयर की, हाँ आपको जी। नहीं, वो सदमा तो नहीं भूल सकता नहीं वो तो नहीं बोल ना, सकते। आपके दिमाग से वो कोई निकाल सकता है। निकाल ही नहीं सकता। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि निकल जाऊं, क्योंकि तकलीफ होती है। हाँ। वो पास्ट वाली लाइफ को सोच के और अभी वाली लाइफ को सोच के ना बहुत तकलीफ होती है। रोना भी आ जाता होगा भाई बहुत रोना आता है। कई बार। हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन कोशिश करती हूँ कि उसको बुला दूं, नहीं बुला सकते। जितना मर्जी चाह लो, नहीं बुला सकती। वो बड़ा बड़ा आपके लिए दिन जो था वो मुश्किल तरीन दिन था कि आप एक शादी पे जा रही थी और उसके बाद जब हाँ आपकी जी। आंख खुली। मैं पहली तो बात है, मैं जाती नहीं थी। मैं इनको कहती थी कि मैं ना अम्मी की तरफ गई हुई थी ईद करने के लिए। तो जब मैं वापस आई तो मुझे कहते हैं कि शादी है छोटे की, तो तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई कि आपने मुझे बताया भी नहीं, तैयारी भी नहीं है, कोई जूता नहीं, कोई कपड़ा नहीं। तो वही इन्होंने बैग उठाया, तो मुझे ले गए। मैं जाती नहीं थी, पहले मैं नहीं गई, फिर वापस आए दोबारा मुझे लेने के लिए। तो शायद मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, तो मुझे उन्होंने कोई बात की थी उससे 2 मिनट पहले जब फजर पड़ी है? फजर जब पड़ी थी 2 मिनट बाद, सारे रास्ते बातें करते गए हैं। वो हमेशा अक्सर सफर ना मेरे साथ ही जब हम करते थे, तो मुझे आगे ही बिठाते थे कि मैं ना जरा बोलती बहुत हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं ना गाड़ी चलाती हूँ। अच्छा। मैं वही सिखाते रहते थे। तो कहते हैं तुमने चलाई ना, तो फिर हम पहुंच गए। ओए। तो उनका ये कहने का मतलब था कि मैं एक्सीडेंट कर दूंगी। तो कहते हैं इतना बिजी रोड है। तो मैंने कहा देखिए कोई भी नहीं है, खाली सड़कें हैं। तो कहते हैं अच्छा तुम ना सो जाओ, और फजर हो गई है, चिड़ियां बोल रही हैं, और देखो रोशनी निकल आई है, तुम सो जाओ। तो मैंने फिर ऐसे साइड पे सर रखा, पता ही नहीं चला, सो गए, वो भी सो गए। आयशा जी, बड़ा मुश्किल है बिल्कुल। आपके लिए। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आमीन। अब जो आपके हस्बैंड हैं उनको आपके सर पे सलामत रखे, हम दुआ भी आमीन। करेंगे। आमीन। 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 आपकी टांग तो कट गई, उसके बाद जो इस दुनिया ने जुल्म किया है वो बताएं। इस वीडियो को आपने सदका जारिया समझ के आगे शेयर भी कर देना है ताकि इनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि इनके साथ जो बाद में हुआ है वो उसको बुलाना जो है ना वो इनकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल इस वक्त टाइम है जी। ऐसे तक मैं हर वक्त ना एक्सप्लोर करती रहती थी टांग के लिए ना। मुझे और कोई मेरे दिमाग में कोई आता ही नहीं था कि मैं कहती थी कि मैं पहले की तरह चल सकूं, और अच्छी से अच्छी मेरी टांग हो। तो मैं यूट्यूब पे भी सर्च करती थी, गूगल पे भी। तो एक ना सेंसर वाली टांग थी, तो वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, दुबई के ममालिक में थी।
एक बंदे ने फेसबुक पे लगाया हुआ था कि इस तरह मैं मेडिकल वीज़ा और वर्क वीज़ा, विज़िट वगैरह वीज़ा वगैरह के लिए ना, तो मैंने भी उससे रब्ता किया और उसने मुझे बताया कि मैंने पहले भी ना कई लोगों को डिसेबल लोगों को ना मैंने टाँगें लेके दी हैं, तो ये डेढ़ 2 करोड़ की टाँग आती है, तो आपको भी मैं ले दूँगा। 1 महीना आपका लगेगा, आपको 1 महीने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो कहते कि आप ना मुझे इस तकरीबन 7 लाख रुपया इकट्ठा कर दें। मैंने अच्छा। कहा कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। कहता फिर अब आपने 1.5 करोड़ वाली टाँग भी तो लेनी है ना। मैंने कहा अच्छा, अच्छा, तो मेरे पास कुछ 1.5 करोड़ की टांग आपको सिर्फ 7 लाख में दे रहा हाँ था। जी, अच्छा, बकौल उसके। बकौल उसके। तो ठीक है। मैंने अपना ज़ेवर था मेरे पास वो बेचा, बेच के तो मैंने उसको ना पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद उस कुछ जेवर मैंने बेचा आपने? ज़ेवर बेचा अपना और कुछ अच्छा। मैंने इधर-उधर से उधार लिया, तो मैंने उसको पैसे भेज दिए। जब उसने मुझे 3-4 दिन के बाद ब्लॉक कर दिया पैसे लेके, अच्छा। तो मैं समझी किसी ने तो मुझे फ्रॉड कर लिया। उसके बाद मैंने एफआईए से रिज्यू की। उन्होंने कहा कि आप ना 1.5-2 महीने तक एप्लीकेशन चलती रही। उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारा केस नहीं है, आप ना सिटी पुलिस के पास जाएँ। मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा हमारा भी नहीं है। मैं इधर-उधर धक्के खाती रही, इतना ज़्यादा मैं आज कटी टांग के साथ। कटी टाँग के साथ, किसी ने नहीं सुनी। फिर जब मेरी दूसरी शादी हो गई इनसे, इनको मैंने बताया सारा केस। इन्होंने फिर कहा कि आप ऐसे-ऐसे करो ना। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन दी, सिटीज़न पोर्टल पे दी और काफ़ी और जगह 7-8 जगह भेजी, कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। खैर करते-कराते इन मेरे सेकंड हस्बैंड ने मतलब बहुत कोशिश की, उसके बाद जाके ना एफआईआर दर्ज हुई ठीक है। और दर्ज होने के बाद अब तकरीबन कोई साल, 1.5 साल हो गया उस एफआईआर को भी। अभी तक बंदा नहीं पकड़ा अभी गया, तक बंदा नहीं पकड़ा गया। अब जिसके हम पास आपके 6,60,000 6,60,000 रुपए रुपए, हैं। उनका प्रूफ भी आपके पास प्रूफ है। भी है, सब कुछ है। जो स्क्रीनशॉट ऊपर चल रहे हैं, एफआईआर जो प्रूफ सारे ही ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, ये बंदा कौन है, क्या नाम है, क्या करता है? अ, करता क्या है या नहीं करता ये तो मुझे नहीं पता, हम्म। लेकिन नाम इसका है मोहम्मद शकील और ये खानेवाल का रहने वाला है। अच्छा। फिर अब एफआईए वाले कहते हैं जी आप इसका पहले कह रहे थे कोर्ट जाएं, ये करें वो करें, फिर मैंने कोर्ट भी गई। कोर्ट वाले कहते हैं ये उनका इंटरनल मामला है, आप उनसे ही रब्ता करें। जब एफआईआर हो गई है तो आप इश्तिहारी भी हो गया है, तो उनका काम है किसको ना ब्लॉक करें, मतलब इसका वो ब्लैक लिस्ट में डालें। हम्म। वो डालते नहीं है। ठीक है। वो हम मुझे कहते हैं कि आप रेकी करें, रेकी करके हमें बताएं और हम हमें गाड़ी दें, पेट्रोल दें, हम इसको पकड़ने के लिए जाएंगे। ये कौन कहता है? ये ठोको न्याज बेग एफआईए का एक ऑफिस है और नाम है उसका इंस्पेक्टर मोहसन जी जी। अकील, वो जी। कहता है। अच्छा। तो मैंने कहा देखिए मैं डिसेबल हो के मैं उसको अगर पकड़ूं फिर आप लोग किस लिए हैं? तो कहता है फिर हमारा जो काम है हम हमारे फिर आप जब हमें टाइम मिलेगा हम पकड़ लेंगे। हमारे तो काम ही इतने ज्यादा होते हैं, हम बिजी बहुत हैं। हाँ हमसे तो नहीं होना, आप फिर लटकाई जाए। मैडम, आप इधर आई हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जी क्या जी, कहने के लिए आई हैं? मैं यही कहने के लिए आई हूँ कि ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा ने आजकल बड़ी मतलब ख़वातीन के लिए बल्कि सबके लिए ही एक अच्छी मुहिम चलाई हुई है कि जो किसी के साथ फ्रॉड करेगा वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाएंगे। तो मैं यही अपील करने के लिए आई हूँ मौजूदा हुकूमत से और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा से कि मेरी भी दाद रसी की जाए, उस शख्स को पकड़ा जाए और उसको सज़ा दी जाए और मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस दिलाए जाएँ। जी, क्योंकि एक तो टांग नहीं रही एक और तो ऊपर टाँग से नहीं जो रही, जमा ऊपर पूंजी से थी। जमा पूँजी की मेरा ज़ेवर था, कुछ मैंने उधार उठाए और वो थोड़े-थोड़े करके मैंने उधार वापस किए। तो उसने मुझसे 2 से 3 दिन के अंदर मुझसे 6,60,000 रुपए लेके मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है। मैडम, आप इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, तो मेरे ख्याल में आप इसीलिए आई हैं कि मुझे जो मेरी आवाज़ है वो हमारे जो इदारे हैं उन तक पहुंच जाए। आप मैसेज दे सकती हैं, यहाँ पे आपको खुली इजाज़त है। जी। हाँ, देखिए मैं मरीम नवाज़ साहिबा से अपील करती हूँ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? एक तो मेरी टाँग कट गई है, ऊपर से जो मेरी जमा पूँजी थी और मेरे हालात को देखते हुए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैं पंजाब की बेटी हूँ और मैं किधर जाऊँ? छोटा-सा मेरा केस है, अभी तक 3 साल से एफआईए वालों ने मेरा हल नहीं किया। तो आपकी मेहरबानी है कि आप मेरी बात सुनें और मेरे
केस के खिलाफ एक्शन लें और उस बंदे को पकड़ें और मेरे पैसे वापस दिलवाएं। आपकी मेहरबानी होगी, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। जी, अब आप सारी ये ज़िंदगी में आपके लिए दुआगोर होंगी। मरियम नवाज़ साहिबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप तो कहती हैं कि ख़वातीन मेरी डेड लाइन है, तो मेरे साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। एक तो मेरे जिस्म का हिस्सा चला गया, मेरी टांग कट गई, मेरी जमा पूंजी चली गई। शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मैं आप लोगों की बेटी हूँ, इस पाकिस्तान की बेटी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? आप लोगों को मेरे इन हाथों का वास्ता है कि आप मेरे इस केस को देखें, और देखने वाली ऑडियंस से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो को उन तक पहुंचा दें, ताकि मेरी भी दाद रसी हो सके और मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस मिल सके, और जो इस तरह के लोग फ्रॉड करते हैं उनको भी सज़ा मिल सके, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आप लोगों ने तो लोग आवाम से वादा किया है कि आप लोग खात्मा करेंगे इस चीज़ का, कि जो सीसीटीवी बना दी है, लेकिन अभी तक मेरा केस जो है वो वहाँ का वहाँ ही है। मैडम कोई भी कितने मेरी साल बात हो नहीं गए हैं सुन। आपको ये धक्के खाते हुए? ये मुझे 3 साल हो गए हैं धक्के खाते हुए। अच्छा। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। एक तो मैं डिसेबल हूँ, हुँ। और ऊपर से मतलब कि मेरी कोई बात भी नहीं सुनता। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? किधर जाऊँ? मैं 2 टाँगें होती धक्के खा लेती। अब एक टाँग के साथ मैं डेली-डेली वहाँ जाके 4-4 5-5 घंटे बैठना, और फिर जिस मुतलका पर्सन ने आना, उसने मुझे कह देना जी आपका केस इधर है, उधर है, ऐसे होगा, वैसे होगा, मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो अब मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मैं ये पैगाम जो है वो मौजूदा हुकूमत तक पहुँचा सकूँ, ख़ास जी। तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा तक पहुँचा सकूँ। वो तो ख़वातीन के लिए एक हमारी माँ है, सबकी माँ है, तो मेरी भी माँ है। तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप मेरी दाद रसी करें, मेरे केस को देखें और मेरी मदद करें। बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो इंशाल्लाह ताला। देखिए पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है और हम ये चाहेंगे कि ये वीडियो जो है इसको इतना शेयर कर दें कि हुकाम बाला तक इनकी आवाज़ पहुंच सके, कि एक नॉर्मल इंसान होता उसके साथ भी फ्रॉड हो जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक तो टांग नहीं, और जिन्होंने भी इनके साथ ये फ्रॉड किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि वो आगे किसी और के साथ फ्रॉड ना कर सकें। कि आपको ये तमीज़, ये लिहाज ना रहा कि एक टांग उसकी पहले ही कट गई है और ऊपर से आप उस जिस्म के कटे हुए हिस्से के पैसे जो हैं उससे ले रहे हैं कि मैं आपको जो है सेंसर वाली टांग लगवा के दूंगा, फिर आपने 3 दिन के बाद उनको ब्लॉक कर दिया। तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब वो बरसती है तो पता भी नहीं चलता। ज़िंदगी एक लम्हे में इधर से उधर कब हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। आपने जिस दिल को दुखाया है वो पहले दुखी हैं, उनका दिल दुखा हुआ है और उनके जो आंसू हैं वो रायगा नहीं जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इनकी आवाज़, और जो हमारे वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो इनकी आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इनकी आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे और इनको इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे, क्योंकि ये इनका राइट है कि इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। आप इस वीडियो को आगे शेयर कर देंगे तो आपका हिस्सा भी इंशाल्लाह इसके अंदर डाल जाएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।